नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स और वेक्टर्स में आज हम कर रहे हैं अपना अगला पार्ट एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और अब आपको 5.3 के बेसिक सीखने के बाद एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। मतलब आप बहुत कमाल और बहुत बढ़िया तरीके से इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये करना है कि अब जो क्वेश्चंस हमको दे के रखे हम फटाफट उनको करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पवन एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ और अनअकैडमी पर आप सभी के लिए, स्पेशली आप सभी के लिए IIT JEE की कैटेगरी अवेलेबल है। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, जो 8, 9, 10 वाले हैं, मतलब आपके छोटे भाई बहन, मैं उस कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। और IIT JEE मतलब हमारा जो कैटेगरी है वो है IIT JEE फाउंडेशन एंड NTSC। उसमें हम पूरा बेसिक पढ़ाते हैं। हम 8, 9, 10 की बैचेस तो हमारी होती है, हमारा उनका कोर्स तो कंप्लीट होता ही है, बट एट द सेम टाइम हम लोग इन सभी बच्चों के लिए वहां पर जो प्रिपरेशन है, IIT JEE का बेसिक प्रिपरेशन है, वहीं पर करवा देते हैं। मतलब अगर अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन शुरू होता है तो उसका फायदा सभी को मिलता है। तो बिल्कुल, और इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाले 28 के बाद में जो हर कैटेगरी में प्राइजेस बढ़ रही है और इवन जो हमारा रेफरल कोड होता है पवन मार्क लगा के आपको जो 10% डिस्काउंट मिलता है वो 28 फरवरी के बाद में वो आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 5% ही होगा। तो वो प्राइस भी कम हो जाएगी और प्राइस हाइक भी हो जाएगी। मतलब आपके लिए एक है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो सके। चलिए आइए दोस्तों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्या देके रखा है? फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू u बार एंड u वेक्टर एंड v वेक्टर। और u और v आपको देके रखा है। मतलब क्या है कि आपको 2 ऐसे वेक्टर्स निकालने हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। दे आर परपेंडिकुलर ऑन दीज 2 वेक्टर्स। तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है कि अगर मेरे पास में ये जो है ये u हो जाए, ये जो है ये v हो जाए, है ना, ये जो मैंने दूसरा ड्रॉ किया है ये v हो जाए। ठीक है, थोड़ा तिरछा आ रहा है, और एक जो है ये ऐसा आ जाए। ठीक है, तो यहां देखने में हमको क्या दिख रहा है कि ये 3 वेक्टर्स है। इसके अंदर एक काम करते हैं, ये वाला जो मैंने तीसरा वाला बनाया है वो मैं ऐसा बना लूं, वो मैं ऐसा बना लूं। अब देखो ये वाला जो वेक्टर है, यहां आप जो देख रहे हो ये आपका जो गिवन वेक्टर में u है, ये v है, लेट से ये वेक्टर p है। कोई एक वेक्टर p यहां ले लिया, अपने नाम का मैं ले लेता हूं। ठीक है, आप भी अपने नाम का ले लेना। ठीक है, ये 3 वेक्टर है। अच्छा, ये कैसा है? देखो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ऑफ दिस। इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर। तो इसके लिए मैंने ऐसा बनाया कि ये एंगल जो है 90 का दिख रहा है, ये एंगल जो है 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 का बन रहा है। ठीक है, लेकिन इससे 2 बोले, मैंने तो एक ही बनाया, तो दूसरा भी बनाते हैं। दूसरा कहाँ आएगा? दूसरा जो है ना वो यहां से आगे आएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो यहां से आगे आएगा, और इसको भी हम ले लेते हैं। इसको आप ले लो इस तरह से, या फिर ऐसे ले लो। ठीक है ना, ऐसे ले लो। तो ये आपका दूसरा वेक्टर हो जाएगा, और उसको एक काम करते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम p'। हालांकि उसको कुछ करना नहीं है, हम इसी के ऊपर से काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या बोला है कि हमको दो वेक्टर निकालने हैं जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम निकालेंगे एक ही, उसका प्लस माइनस आ जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहां पर लिखते समय क्या करो, यहां लिखो सपोज देयर इज अ वेक्टर, यहां लिखो सपोज देयर इज अ वेक्टर p। ओके, और वो कैसा है? वो ऐसा है ai प्लस bj और प्लस ck है। और साथ में क्या देके रखा है, और ये भी देके रखा है कि वेक्टर p जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे वेक्टर u के ऊपर, और वेक्टर p जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे वेक्टर v के ऊपर। ये दोनों बातें हो गई, ये दोनों उसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब देख, मुझे बात बता, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? 90 है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? देखो फार्मूला लिखते हैं हम। हमारा फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला था ना कि हम लिखते थे कि वेक्टर a, एक मिनट, हम क्या लिखते थे? अरे भैया बहुत बड़ा हो गया, तो यहां लिखते थे ना हम कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर मैं लिख दूं तो मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b जो होगा, और ये कॉस थीटा के इक्वल होगा, है ना। बट जब थीटा यहाँ पर 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा? थीटा 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा? थीटा जब 90 हो जाएगा तो यहां हम इसको लिख लेंगे कि भैया थीटा 90 है
तो आपका ए डॉट बी क्या होगा, आपका ए डॉट बी 0 होता है। तो सिमिलरली इसी फार्मूले को हम लगा लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला है ना, हम इसको ही लगा देते हैं। ये एक तरह से फार्मूला ही है आपके लिए, ठीक है ना। ये फार्मूला है तो इसको छोटा करके लिख लो, है ना। इसको छोटा करके यहाँ पर लगा दो ये फार्मूला बोल के, ठीक है। और हम इसका यूज कर लेते हैं हमारे ये फार्मूले का यहाँ पर, कैसे कि लिख दो यहाँ कि P डॉट U इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है, ठीक है ना। P डॉट U इज इक्वल टू 0 ये पहली कंडीशन है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और दूसरा वाला जो है आपका P डॉट V जो है, इनका डॉट प्रोडक्ट ये भी 0 होगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास में P की वैल्यू क्या है, P हमने सपोज करके रखा है, P हमने इसको सपोज करके रखा कि P वेक्टर क्या है हमारा, P वेक्टर हमारा ये है, ओके, विच वी कॉल दैट इज A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर वेक्टर। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं। P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर P की वैल्यू है P की वैल्यू क्या है भैया, वो है A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। और हमारा U का वैल्यू क्या है, U का वैल्यू है 2I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप, ठीक है। अब जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, जो I वाले वही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 2A प्लस B वन जा B 2A, बाकी तो 0 होगा ना, I वाला I के साथ ही रहेगा। तो 2 इंटू A 2A I स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और B इंटू 1 तो ये B हो जाएगा, और C इंटू माइनस 2 तो माइनस 2C इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये 0 हो गया। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हम इससे निकालते हैं दूसरी इक्वेशन, ये क्या होगा, P अगेन वही A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, और V क्या है बेटा आपका, V है दैट इज I कैप प्लस 2J कैप प्लस नहीं माइनस है माइनस 2K कैप, ठीक है। अब इनका भी जब हम प्रोडक्ट करेंगे किसके इक्वल है बेटा, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, इसको इधर कर लो थोड़ा सा, और किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है ना, डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है ना। अब A का 1 में मल्टीप्लाई तो A, B का 2 में मल्टीप्लाई तो 2B, और C का माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस 2C इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस आ गई आपकी, यहां पर आपकी दो इक्वेशंस आई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं काम करता हूं, इनको उठा के रख देता हूं, ठीक है ना। मैं इसको भी उठा लेता हूं और इसको भी मैं यहां लगा देता हूं, ताकि आपका पूरा काम हो जाए यहाँ पर, है ना। दोनों इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा और छोटा करना तो कर लो, होगा छोटा जी, कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही तेरा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं उठा लेता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो समझाने के लिए था। इसको दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 2 यहां लिखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें और सिंपल तरीके से करते आए इनको, ठीक है ना। ये आपका हो गया। यहां लिखिए टेक इक्वेशन 1 एंड 2, टेक इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बेटा। दोनों इक्वेशन ले लेते हैं हम। पहली इक्वेशन क्या है, 2A लिखो यहाँ, 2A प्लस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, और ये है A प्लस 2B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो क्रैमर रूल है उसकी मदद से। कैसे होगा, हम लिखेंगे A के अपॉन में इज इक्वल टू माइनस B के अपॉन में इज इक्वल टू C के अपॉन में, ठीक है ना। क्या होगा, A के अपॉन में A के जो कोएफिशिएंट्स है ना, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना। बचा क्या है, 1 2 और माइनस 2 2, तो लिखो 1 2 माइनस 2 माइनस 2। B पर आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 1, और ये होगा माइनस 2 माइनस 2। B वालों को छोड़ दो, फिर जब C पे आते तो C को छोड़ दो, ये होगा 2 1 और 1 2, ये होगा 2 1 और 1 2, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें चिंता वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। A के अपॉन में क्या आएगा, 2 1 जा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है ना। माइनस B के अपॉन में क्या आएगा, 2 2 जा माइनस 4, और 2 1 जा प्लस का 2। देखो ध्यान दो, 2 1 जा 2 माइनस का है, 2 2 जा 4 माइनस का, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, 2 2 जा माइनस 4, फिर माइनस रहेगा, लेकिन 1 2 जा माइनस 2 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा, दैट इज 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया A के अपॉन में हो गया 4 में से
2 गया तो 2 बचा, बी के अपॉन में क्या 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा, ऊपर माइनस का है, और ये सी के अपॉन में 3 हो गया। मतलब अगर देखे तो क्या हो गया, a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ सपोज कर लो, यहाँ लैम्डा सपोज कर लो। अब देखो आपको एक और चीज मैं यहाँ बता दूं कि ये जो चीजें है ना, ये जो अभी हमने किया है इसकी मदद से अभी हमारे पास में एबीसी आया है, लेकिन एबीसी किस फॉर्मेट में आया है, एबीसी हमारा लैम्डा के फॉर्म में आया है। हमारे पास में एबीसी की वैल्यू है क्या, नहीं है अभी हमारे पास एबीसी की वैल्यू नहीं, लेकिन ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, देखो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिल रही है 2 लैम्डा, बी की वैल्यू क्या मिल रही है अगेन 2 लैम्डा, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी 3 लैम्डा। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो ए बी एंड सी तीनों मुझे मिल गया। अब इन तीनों की मदद से मैं क्या करता हूँ, एबीसी निकालूंगा। पहले मैं लैम्डा निकालता हूँ। लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में पी जो है वो वेक्टर है। देखो एक चीज मैंने यहाँ बताई नहीं आपको कि ये जो पी मैंने सपोज किया ये वेक्टर, पर कौन सा वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर हमने सपोज किया, ठीक है ना। तो यहां लिखो वेक्टर P इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं 1 के हिसाब से इसको लिख लेता हूं। क्या होगा 1 के हिसाब से, ये होगा हमारा अंडर रूट में, ओके, ये होगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी 1 के इक्वल ही रहेगा, लेकिन 1 कैसा रहेगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है ना। ये कैसा रहेगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। अब ए का वैल्यू क्या है 2 लैम्डा स्क्वायर, लिख दो यहाँ पर 2 लैम्डा का स्क्वायर, बी का वैल्यू भी क्या है 2 लैम्डा है ना, 2 लैम्डा का स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है 3 लैम्डा, तो लिख दो 3 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखो बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है इसके अंदर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा। अभी आप देखो, अभी आप इसको प्लस माइनस 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, बाद में प्लस माइनस 1 आएगा। ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया लैम्डा स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया लैम्डा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखो 4 4 आउट ऑफ 9 17 लैम्डा स्क्वायर है इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो आप देखो तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 17 हो गया प्लस माइनस में। तो रूट भी ये देखो एक मिनट पहली स्टेप में पहले लैम्डा ही लिखो, या लैम्डा अगर लैम्डा स्क्वायर ही लिखो तो प्लस माइनस 1 अपॉन 17 आ रहा है। तो आपका लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस माइनस में, ठीक है ना। अब देखो भाई ध्यान से देखना, मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि एक मिनट इन सबको ना मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो चीजें मेरी बड़ी सिंपल हो जाएगी, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा जगह कर लूं, हाँ जी हो गई जगह, हो गई, ठीक है। कुछ चीजें छोटी हो जा रही, लेकिन हाँ चीज आपको यहाँ पर अरेंजमेंट हमको करना ही पड़ेगा। देखो मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर क्या है, वो ये ए बी सी की वैल्यू मुझे निकल जाएगी यहाँ से। तो पहले मैं ए की वैल्यू निकाल लू। ए क्या है, ए हमारा 2 लैम्डा है, ए क्या है बेटा 2 लैम्डा है, तो 2 लैम्डा मतलब प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 हो जाएगा, ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। बी का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 है ना, बी क्या होगा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17, और सी का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 17। तो बस हमको तो यूनिट वेक्टर निकालना था, हमको क्या करना है, हमको तो यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं इधर से लाइन खींच देता हूं, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। यहां लिखो हमको पी वेक्टर निकालना है। पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। पी आई कैप क्या होगा, देखो ध्यान से, ए क्या होगा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 आई, ये हमारा ए के साथ हो गया। बी का क्या है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 जे कैप और प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 17 के कैप है। तो यार एक काम करो, यहां से ना प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 कॉमन निकाल लो, ये 2i 2j और 3k ये कैप आ गए है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है 1 अपॉन अंडर रूट 17 2i प्लस 2j प्लस
3k है ना, तीनों के ऊपर कैप लगा दो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। देखा जाए ना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है सिंपल सा, ठीक है ना। बस यहाँ गलतियां मत करना, अगर यहाँ प्लस माइनस की गलती होगी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका हाथ का सारा क्वेश्चन चले जाएगा। एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि इसका मैं आपको पीडीएफ देने ही वाला हूं, चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और चीज देख लो कि ये क्वेश्चन को ना हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है, तो हम उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस मेथड से इसलिए बता रहा हूँ कि आपने यहाँ डॉट प्रोडक्ट सीखा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट ही करो, ठीक है। आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बारे में नया आपको बताऊंगा तो और आप परेशान होंगे, तो ये मेथड ज्यादा मुझे बेटर लग रही है, ठीक है ना। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हमको वेक्टर के साथ लेना है। क्या देख रखा है, सिंपल सी बात है यार। यहाँ लिखो कि इट इज गिवन दैट, है ना, यहाँ लिखो इट इज गिवन दैट it is given that vector A and vector B are perpendicular to each other, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको दो चीजें निकालना है। हमको पहला निकालना है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, आप ये मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो। क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ ये डॉट है इनके बीच में, वेक्टर a इंटू वेक्टर b है ये, ठीक है ना, प्लस ये b का स्क्वायर है। तो ये तो अल्टीमेटली क्या होना है, ये 0 है। ये आपको क्या देखे रखा है, ये वाला पार्ट क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 0 प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर वेक्टर a स्क्वायर और वेक्टर b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ टेक दिस पार्ट। अब हम क्या करते हैं, a माइनस b का स्क्वायर निकालते हैं। कुछ नहीं बेटा, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, आप चाहो तो इसको मॉड्यूलस में लिखो, है ना, दोनों में चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी स्क्वायर है, आप मॉड्यूलस में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक। तो यहां आ गया वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b हो जाएगा प्लस b। अगेन ये भी 0 होना है, ये क्या, ये 0 होने वाला है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आपको लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा आपका, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर वेक्टर a माइनस वेक्टर b के स्क्वायर के इक्वल होगा। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सिंपल सा है, कुछ नहीं। आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना, आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है हमें, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ऑल रियल नंबर x, ऑल रियल x, द वेक्टर xci i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cxk कैप, ओके, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बात है, हमको यहां पर c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमको ये दो वेक्टर्स देखे रखे, एक वेक्टर और दो वेक्टर। तो एक काम करते हैं, हम यहां सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट, पहले एक काम करो, पहले लिख लो कि लेट a वेक्टर है हमारा, वो क्या बोलता है बेटा, दैट इज x c i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। ये पहला वेक्टर हो गया। और दूसरा वेक्टर b क्या है, वेक्टर b बोलता है दैट इज x i कैप, x i कैप है प्लस 2j कैप है, ठीक है, और प्लस में है 2cxk कैप, ओके। और ये क्या बोलते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। देखो a और b, मैंने आपको a और b का जो बेसिक सिखाया था उसमें मैंने क्या बताया था
कि ए और बी के बीच में क्या क्या हो सकता है। ए और बी के बीच में, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब जब आप इनके बीच का एंगल की अगर बात करें, है ना, ऐसा मत लिखिए, ऐसा लिखिए कि यहां पर अगर एंगल, अगर इनके बीच में 3 एंगल होते हैं, एक तो हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल होता है, पहला वाला जो एक्यूट एंगल होता है ना, पहला एंगल एक्यूट होता है, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज और तीसरा होता है परपेंडिकुलर। 3 एंगल होंगे। अब हम जानते हैं कि जब लाइन जो है इस तरह का एंगल बनाएगी, जब इस तरह का एंगल बनाएगी, यहां पर एंगल बनाएगी, है ना, जब ये एंगल बनता है तो इस एंगल बनने समय क्या होगा, इस एंगल बनते समय वैल्यू ऑफ 1 जो होगी, ये एक्यूट एंगल में ना ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा कि यहां पर एंगल जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा, है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इसका क्या कहे आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूज हो तो नेगेटिव आता है, मतलब लेस देन 0 होगा। और अगर परपेंडिकुलर हो तो आंसर 0 आता है ना। इस बात का ध्यान रखना। एक्यूट के अंदर क्या होगा, मोर देन 0 होगा, और इसके अंदर ऑब्ट्यूज के अंदर लेस देन 0 होगा, ठीक है। और इसमें 0 के इक्वल होगा। अब ये इन दोनों के, इनके बीच के एंगल्स की बात हो रही है ना, इनके बीच के एंगल्स की बात हो रही है। तो यहां हमको क्या बोल के रखा कि ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, वो लेस देन 0 होगा। ओके, यहां लिखिए हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल। मेक ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए, मैक्स नहीं आना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी मैक्स, इट शुड बी मेक ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो इनका ए डॉट बी बोले, डायरेक्ट ए डॉट बी बोले, है ना। यहां पर जब हम ए डॉट बी बोलेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ए डॉट बी वैल्यू 0 से छोटा होगा और ए डॉट बी वैल्यू 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन है ना। तो यहां पर ये, हालांकि वो कंडीशन मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, तुमने आपको बेसिक में पढ़ाया है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लिख लेंगे यहां पर कि अब ये ऐसा है तो ये होगा ए डॉट बी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से। अब क्या करते हैं बेटा, तो कंडीशन यहां वेक्टर्स लिख लो। क्या है ये है एक्स सी आई कैप, 6 जे कैप, 3 के कैप, और ये है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप लेस देन 0। तो जरा देखते क्या है ये क्या हो गया। इसको सॉल्व करें तो देखो, जब हम ऐसे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो आई आई वाले हैं, है ना, जो आई आई वाले हैं उनको ले लेंगे, जे जे वाले को लेंगे, के वाले को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई करेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। और आई डॉट के जे करे या के करे तो क्या होता है, वो 0 होता है। तो उसको लेके मतलब ही नहीं है ना, तो इसके लिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। दैट इज, देखो एक्स इंटू एक्स से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सी का सी, और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 6 2 जा 12, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, है ना, और 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर सी प्लस 6 सी एक्स माइनस 12 लेस देन 0। अब यार देखो, मैंने अभी तक हमने जो पढ़ा है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, या आप चाहो उसको रखना है तो मैं इसको छोटा करके अब इसको इधर कोने में कहीं रख देते हैं, ठीक है ना, आपके काम में आएगा तो, ठीक है। चलो, और इसको भी मैं थोड़ा ये कर लूं, जगह कर लूं यहाँ पर पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखा जाए तो हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास जो आया है हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें जो मिला है, हमें मिला है एक्स स्क्वायर सी, ओके, प्लस 6 सी एक्स माइनस 12 लेस देन 0। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये क्या है भाइयों, ये जो बच्चों ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे छोटी है, 0 से छोटी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे क्या, रियल नहीं होंगे। मतलब b का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब देखो अभी हमने जो 10th में पढ़ा था वो यहाँ पर काम में आ रहा है, तो इसके लिए बेसिक सब चीजें पहले की भी याद होना चाहिए। अगर वो पता नहीं तो फिर वापस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यहीं रुक जाओगे। तो इसके लिए पूरा बेसिक हमेशा पता होना चाहिए। अभी क्या करते हैं, इसको यहां लिखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 हो जाए, तो हम जानते हैं कि a लेस देन 0 होता है, साथ ही में आपका जो d है ना, जो d डिस्क्रिमिनेंट, या उसको डेल बोल दो, डेल लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर a लेस देन 0 है ना, a लेस देन 0, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हम इसको c लेस देन 0 भी लिखें। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर ये होगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर की जगह 6c स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है, a की जगह c है और c की जगह क्या है 6, ये माइनस 12, तो माइनस 12 है, लगा दो, लेस देन 0 हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 36c स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 48c लेस देन 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर कुछ कॉमन निकल रहा है, 12c कॉमन निकाल लो, 12c कॉमन निकाल तो 3c हो गया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस में यहाँ 1248 4 आ गए लेस देन 0। अच्छा, यहाँ पर बीच में माइनस ही रह रहा है क्या, देखो यहाँ बीच में माइनस ही है क्या, सब जगह चेक कर लो, साइन चेक कर लो, एक जगह यहाँ माइनस है बस, ये तो इसके हिसाब से यहीं पर माइनस आएगा, बाकी बराबर है। ठीक है, अब यहां अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ की वैल्यू क्या है, देखो बेटा, यहां तो हम रुक गए, यहां हमारे पास में c लेस देन 0 था, यहां पर देखो दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका क्या मतलब है, जब दो का मल्टीप्लाई 0 होता है तो क्या होता है, देखो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई 0 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है। जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 से छोटा होता है तो उसमें एक प्लस होता है या फिर एक माइनस होता है। कैसे, देखो यार, अगर मैं 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 6 आ जाएगा, -2 का -3 में कर दूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो मैं अगर 2 में -3 का करूंगा या -2 में 3 का करूंगा तभी तो मेरे पास -6 आएगा, और -6 क्या, विच इज लेस देन 0 है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, मतलब इसमें या तो ये छोटा आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर 12 से इसको डिवाइड कर दूं, मैं अगर इसको 12 को इसके अपॉन में देते हैं तो ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा 3c प्लस 4 लेस देन 0। तो अब देखो यहाँ पर एक तो मुझे दिख रहा है कि ये c जो है मेरा, मतलब देखो जो दो नंबर का प्रोडक्ट, मैंने फिर से कहा दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा है तो या तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा नंबर लाइन के ऊपर भी आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं नंबर लाइन भी ले लेता हूं। c क्या है, c लेस देन 0 है, एंड ये जो है आपका 3c प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 4 उधर जाएगा तो 3c क्या होगा, ग्रेटर देन -4 हो जाएगा, तो c ग्रेटर देन -4/3 होगा। देखो ध्यान से, अब ये है 0, ठीक है, ये है 0 और ये है 1, ठीक है, लेकिन अब c क्या है, 0 से छोटा, मतलब ये इधर की बात हो रही है, और ये क्या है -4/3, -4/3 मतलब क्या होगा, -4/3 मतलब लेट से कि ये -4/3 है, ठीक है, ये 4/3 से बड़ा है तो ये इधर की बात हो रही है, और ये 0 से छोटा मतलब इधर की बात हो रही है, मतलब बात क्या हो रही है, बात इसी पार्ट की हो रही है, सिर्फ इस पार्ट की हो रही है। तो इसको अब कैसे लिखेंगे भैया, यहां से यहां के बीच में, c कहां से कहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में, तो -4/3 लेस देन c लेस देन 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, c का रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक, तो यहां आप इसको ऐसा लिखो, या आप c को चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, c बिलोंग्स टू दैट इज -4/3 एंड 0। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। आपको जो भी मतलब जैसे आपके बुक में दिए, बुक में क्या देखे रखा वैसे देख लीजिए बुक में क्या है, और उस तरह से इसका आंसर होगा। तो सी का आंसर ये होगा। एक और बात, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है ना, फाइंड द वैल्यूज बोला है, मतलब सी की ज्यादा वैल्यू होगी, तो सी की वैल्यू इसके बीच में होगी कुछ भी। ठीक है, 0 से लेके -4/3 के बीच में होगी। ठीक है, चलो एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो एक बार फिर से मैं इसको समझा दूं आपको कि क्या देके रखा था, कि हमको सी की वैल्यू निकालना थी, और ये जो दो वेक्टर देके रखे हैं ये क्या बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब दो ए और बी ये अगर एक्यूट एंगल बनाए तो 0 से बड़ा होता है वैल्यू, ए डॉट बी जो होता है, अगर एक्यूट एंगल बनाता है ना, अगर एक्यूट एंगल बनाता है, ध्यान देना, अगर एक्यूट एंगल बनाता है तो ए डॉट बी अगर एक्यूट है तो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है फॉर एक्यूट एंगल। ठीक है, फॉर एक्यूट एंगल। और अगर ए डॉट बी आपका इनके बीच में ये बनाता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी 0 होता है। ये कंडीशन के हिसाब से हमने क्या देखा कि एक्यूट एंगल बना रहा, तो एक्यूट एंगल बना तो हमने क्या कर लिया, लेस देन 0 कर दिया। फिर हमने ए का वैल्यू यहां रख लिया, बी का वैल्यू यहां रख लिया, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट किया तो हमको एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है, लेस देन 0 बोल रहा है। तो लेस देन 0 मतलब क्या है कि डी लेस देन, जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से छोटा होगा, ए 0 से छोटा होगा, सी 0 से छोटा होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये एक फाइनल इक्वेशन यहां पर आ जाती है, जिसमें सी
डॉट सी इंटू 3c+4 जो है वो 0 से लेस देन है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा है तो उसमें से एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो ये 0 छोटा हमने इसको कर दिया, उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, 0 से बड़ा कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, -4 से -4/3 से लेकर के 0 के बीच में। मैंने 1 लिखा था लेकिन वो -4/3 है, ठीक है ना। तो ये इस दोनों के बीच में आ रही है, मतलब सी की वैल्यू यहां पर आ रही है। तो इसको लिखते समय हम इस तरह से इसको अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है हमें? अगला क्वेश्चन कहता है शो दैट द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी आई के प्लस क्यू जे के प्लस आर के कैप ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस where the p is equal to 2, q is equal to 3 and r is equal to 4 is 9. Okay, so here we have to show that कि इसका प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला। एक्सिस मतलब देखो, एक्सिस अगर बोलते हैं ना, देखो ध्यान दो, अगर एक्सिस अगर बोलते हैं तो ये सिंगुलर होता है, और एक्सिस अगर बोलते हैं तो सबके ऊपर। एक्सिस अगर मतलब एक्स के ऊपर भी, वाई के ऊपर भी, जेड के ऊपर भी, आपको सबके ऊपर ये प्रोजेक्शन बताना है। तो कैसे बताओगे ये प्रोजेक्शन, कैसे बताओगे? सिंपल सा तरीका है कि एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में समझा दूं आपको कि जैसे मैंने यहां पर एक लाइन खींची, यहां पर एक लाइन खींची, ओके, एक मिनट रुकिए, ये एक हो गया हमारा, ये हमने यहां पर जो है ये ले लिया एक, और ये एक ले लिया इधर से। तो ये एक क्या है? ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये हमारा क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब यहां क्या बात हो रही है? यहां बात हो रही है प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन क्या भैया? एक की परछाई, लेट्स से कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और इसकी जो परछाई पड़ेगी यहां पर, है ना, हमको उस परछाई की लेंथ निकालना है। ये जो परछाई पड़ेगी ना, हमको उस परछाई की लेंथ निकालना है। ये जो ये यहां से परछाई पड़ रही है इसकी, है ना, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है। हमको ये लेंथ निकालनी, कौन सी लेंथ निकालनी? हमको ये लेंथ निकालनी, ठीक है। अब ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वैसे वाई एक्सिस के ऊपर, वैसे जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसको चेक करते हैं, इसको जब देखते हैं, तो एक बात समझ लो कि जब हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी करते हैं, देखो क्या है, मैं बात कर रहा हूं आपकी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी, निकालते हैं और अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख देते हैं। बिल्कुल यही चीज हमको इधर भी लगानी है, यही यहां पर भी करनी है। लेकिन यहां क्या है? यहां आपको बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। क्या करना है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है, और तब जाके आपका ये सॉल्व होगा, तब जाके आप इसके आंसर तक पहुंचोगे। तो कैसे निकालोगे इसका आंसर? ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां लिखते हैं सपोज देयर इज अ वेक्टर ए एंड दैट इज, वेक्टर ए क्या है? दैट इज पी आई कैप, क्या देके रखा है? वो है पी आई कैप, क्यू जे कैप एंड आर के कैप, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहां लिखिए ए वेक्टर, तो ऐसा कैसे रखा? देखो, पी की जगह 2 लिख दो, 2 आई कैप, क्यू की जगह 3 लिख दो, 3 जे कैप, ठीक है ना, और आर की जगह 4 लिख दो, 4 के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? यहां पर आपके लिए ये जो है, ये आपका वेक्टर हमारा क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू हो गई, ठीक। आगे आता हूं मैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम? यहां लिखिए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो लिखिए यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वैसे ही आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस भी लिखना है एंड जेड एक्सिस भी लिखना है। तो देखो, ए एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा? वेक्टर ए का वेक्टर ए होगा, बात ध्यान रखना, है ना। ये क्या होगा? ये वेक्टर ए का वेक्टर ए होगा, और इसका आप लोगे, इसके यूनिट वेक्टर आई के साथ में लोगे प्रोजेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि आई कैप के फॉर्म में होगा ना, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आई यहां पर लिख दो, आई कैप अपॉन में, अगर ये इनका दोनों का, देखो मैंने क्या बताया कि जब आप प्रोजेक्शन निकालते हो ए ऑन बी, तो ए बी और नीचे आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हो, तो आई का आप मैग्नीट्यूड ले लोगे यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको देखते हो तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ए की जगह तो आप वेक्टर लिख दोगे, ए की जगह क्या है हमारा? पी आई कैप, ए की जगह क्या है हमारा? ए की जगह है दैट इज
पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। यार एक काम करो, पी क्यू के फॉर्म में लिखने की जरूरत ही क्या है, हमको पी क्यू के फॉर्म में लिखने की, हमने तो जो ए लिखा है वो लिख लो, दैट इज 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू आई कैप कर दो, और अपॉन में आपका ये जो ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, 1 ही होता है, तो इसको 1 कर दो, ठीक है ना, इसको 1 कर दो। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आई वाला ही रहेगा, तो ये आएगा 2, ये क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। अब ऐसे ही आपको जे का और के का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी को कॉपी करते हैं, इसका क्लोन एक यहां ले लो और इसका एक और क्लोनिंग यहां ले लो, ठीक है। और अब इसका जो इरेजर से मैं इसको वाई एक्सिस को हटा देता हूँ, एक्स एक्सिस को हटा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट होगा। चलो इसको लिख लो यहां पर वाई एक्सिस, यहां इसको लिख लो वाई एक्सिस, ठीक है ना, इसको लिख लो वाई एक्सिस और इसको लिख लो जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो इसको यहां करते समय क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे वेक्टर ए, तो ए ही रहेगा, यहां पर हो जाएगा जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जे हो जाएगा, तो वैल्यू तो वही होगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू जे कैप। यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो ये सिर्फ जे वाला रहेगा, सिर्फ जे और जे वाला रहेगा ना, ये जे वाला ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां जब करोगे तो क्या होगा, ऐसा कैसे पूरा का पूरा ये होगा ए वेक्टर इंटू के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ के, तो ए क्या है, दैट इज 2 3 4 2i कैप 3j कैप 4k कैप k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ k, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, ओके। तो ये क्या बोलता है, आखिरी में से क्या बोला है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, तो पहला वाला 2 है, इनका सम कितना बताना है, ये हमको 9 बताना, हमको प्रूव करना है, इनका सम 9 है, ओके। तो सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शंस, सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शंस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, थोड़ा कोऑर्डिनेट की हमारी राइटिंग अच्छी कर ले हम, वो क्या है, एक है 2, एक है 3 और एक है 4, ठीक है। तो 2 3 और 4, ये 9 आ गया, हमको 9 ही तो बताना था भैया, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे करना है, प्रोजेक्शन निकालना था, है ना, लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल द प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया था इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हुए, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है हमको थोड़ा समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है, तो एक काम करो, ऐसा क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होगी, है ना। चलो बना लेते हैं, एक ऐसा 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 और ऐसा, लेट्स से कि ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटर है कि ये साइड है, ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, सारी साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स क्या है, सारी साइड्स आपस में इक्वल है, कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटर है। और यहाँ लिख दो चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड के लिए यहाँ लाइन खींच दो, चारों साइड के लिए यहाँ पर ये कर दो, ये 1 2 3 4 चारों इक्वल है। नाम दे दो ए बी सी एंड डी। देखो क्या बोल के रखा है, पूरा ध्यान से देखना। सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इन लेंथ, इनकी लेंथ इक्वल है। और क्या बोलता है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बहुत अच्छे, ऑल साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। देखा जाए तो क्या है, एक तरह का रोम्बस ही है ना। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की स्पेशल बात क्या है, रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। ये क्या बोलता है, यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, मतलब अल्टीमेटली ये क्या है, ये अल्टीमेटली एक रोम्बस ही है। लेकिन यहाँ बोला नहीं, है ना, हमको ये बोल के रखा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, और चारों साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है। तो चारों साइड हमको इक्वल इन लेंथ देके रखिए, है ना। तो यहाँ लिखो सपोज देयर इज वेक्टर लेट इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल बोल के रखा है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एबी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सीडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीए। डीए बोलो या एडी बोलो, दोनों चलेगा, है ना। इन सबका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। सेम है मतलब क्या है, दे आर इक्वल इन लेंथ, दे आर इक्वल इन लेंथ, ये बात यहाँ बोली गई है। अच्छा यहाँ एक और चीज क्या बोलता है,
कि अपोजिट जो है ना वो पैरेलल है, अपोजिट जो है ना वो क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स। मतलब ये बोलता है कि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, और बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी क्या है, वो पैरेलल है ए डी के। तो ये चीजें देख के रखिए। अब हमको क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमको बताना है कि डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब डायगोनल्स कौन सी भैया, डायगोनल एक तो ये हो गई और एक डायगोनल ये हो गई। अब हमको बताना है कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल बना रही है ना। अगर हमको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परपेंडिकुलर बताना मतलब कि इनका डॉट प्रोडक्ट हमको 0 बताना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। जब भी आपको बताना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल बता देते हैं, बस और कुछ नहीं है ना। पैरेलल जब होते हैं तो हम उसको स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है, पैरेलल अगर है तो। और अगर हमको ये बताना कि परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 बता देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकाले अगर हम इसका, तो यहां क्या है, वेक्टर ए सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर की बात करते हैं, ए सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर की बात करते हैं। ए सी क्या है, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, अगर हम यहाँ डायरेक्शंस की बात करें कि इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इधर इसका डायरेक्शन, पैरेलल देखे रखा है इसके लिए। तो ये अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं, हाँ, ट्राइंगल लॉ से लिख सकता हूं कि एसी को मैं लिख सकता हूं यहां पर, दैट इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल। अब ये तो आपने एसी को लिख लिया, अब बीडी को क्या लिखे, तो देखो ये बीडी को अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे ऐसे जाना, तो देखो ये यहां से डीसी जा रहा है और ये यहां से ऐसा जा रहा है ना, ये जा रहा है और ये जा रहा है। तो मैं काम करता हूं, इसको लिखते समय ना ऐसा उल्टा लिख देता हूं। कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसको बीडी को लिख देता हूं, दैट इज, एक मिनट रुकना, बीडी को मैं लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी। क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सीडी लिख देते हैं। एक्चुअली सीडी मैंने लिखा है, सीडी मतलब ये इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये डायरेक्शन इधर से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है ना, मैं ऐसा लिखा है, ठीक है ना, मैंने ऐसा और ऐसा लिखा, ठीक। तो आप अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो, अगर मुझे इसको इस साइड लाना है तो मुझे इसको पलटाना पड़ेगा। या फिर एक दूसरा तरीका, सीडी मैंने लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, सीडी लिखा। सीडी क्या है, देखो ए बी का उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ए बी का उल्टा होगा, है ना, माइनस होगा। तो यह लिख दो ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यहां हो जाएगा बी सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। अब क्या करेंगे बेटा, बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करो इसके अंदर ए बी का बी सी में, तो ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर प्लस ए बी का इसमें, तो ये होगा माइनस का ए बी वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, फिर बी सी का बी सी में, तो बी सी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर, और यहां क्या हो जाएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस में आपका हो जाएगा बी सी वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर। अब यहां पर कुछ है ऐसा जो कटे, जी बिल्कुल है, देखो ये दोनों कट जाएंगे यहां पर, कौन सा वाला, ये दोनों कटेगा, कौन सा वाला, ध्यान से देखो जरा, ये ए बी बी सी है और बी सी ए बी है। एक बार ध्यान रखो कि ए डॉट बी हो और बी डॉट ए हो, ये इक्वल होता है, ये हमने सीखा है, ये हमने सीखा। तो बिल्कुल देखो, इसको देखो और इसको देखो, एक ही चीज है ना, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसको काट दो, यहां आएगा ए बी का, ये है ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस में ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, प्लस बीसी है तो उसको बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। अब जरा देखो कि ए बी और बीसी का मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल था यार, तो आप यहां लिख सकते हो कि माइनस में ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर, तो ये भी कट गया, तो यहां आ गया 0, और ये अगर 0 आता है, हेंस यहां लिखो ए सी डॉट बी डी इज इक्वल टू 0, हेंस ए सी परपेंडिकुलर ऑन, ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी डी वेक्टर। बस भैया ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहां पर हम रुकते हैं आज के इस वीडियो में, हमारे 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए हैं, आगे की क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा सिंपल है, 6, 7, 8, 9 बहुत आसानी से होने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाए, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए पवन अकेडमी, बहुत बहुत धन्यवाद।